हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मेरा कूलम्ब्स लॉ। तो देखेंगे मेरा आज का पहला टॉपिक क्या है। टॉपिक है मेरा आज का कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम जानने वाले। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये कूलम्ब कहाँ के साइंटिस्ट थे, कब और क्यों इन्होंने इस लॉ को बनाया। तो अगर बात की जाए तो कूलम्ब जो है वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। फ्रेंच साइंटिस्ट यानी फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। अगर इनकी पूरा नाम क्या था बात करें हम, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, पूरा इनका नाम था। ठीक है ना। और इन्होंने इस लॉ को बनाया था कब? 1785 में। ठीक है। इस लॉ को बनाने का उनका उद्देश्य क्या था जानते हैं? हमने जो चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ा कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया था? इस लॉ को बनाया था। तो चलिए आइए देखते हैं हम इस लॉ का स्टेटमेंट क्या था। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट क्या था लॉ का, देखेंगे हम। तो स्टेटमेंट कहता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज is directly proportional to their product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them। तो ये जो है हमारा कूलम्ब्स लॉ का क्या था? स्टेटमेंट था, जो कहता है कि दो पॉइंट चार्जेज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके प्रोडक्ट के, यानी दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होती है? समानुपाती होती है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर हम बात करें इस लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म की, तो आप देखेंगे कैसे हम मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव कर सकते हैं। सपोज डेट मान ले जाए कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेज है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और दोनों के बीच का जो हमारा सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो क्या है? R है। ठीक है ना। तो अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें अगर कि ये दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेंगे ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों चार्ज जो है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 इंटू Q2 के। और अगर हम बात करें बीच का डिस्टेंस R है तो R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर।
और अगर इनवर्स की बात करें इसका तो क्या हो जाएगा 1/r²। यानी r² को यहां पे हम कहां लिखेंगे, नीचे। तो ये देखिए हमारा ए प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो गया, r²। और देख लीजिए इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। वेयर K हमारा क्या रहता है मालूम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्ब कांस्टेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्योंकि आपको मालूम है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री, प्रोपोर्शनल के साइन हटने के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट आते हैं, ठीक है ना। तो जहां जिसके लिए जो कांस्टेंट बनाया गया हम उसी का यूटिलाइज करते हैं। अब ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी कांस्टेंट लिख दे। तो इस कांस्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। अगर बात करें यहाँ के की वैल्यू की, तो के की वैल्यू होती है कितना देख लीजिए, 1/4πε0। अगर इसका न्यूमेरिक संख्यात्मक मान, न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर होती है, ठीक है ना। अब सोच रहे होंगे कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट को हम लोग अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम कहते हैं। और बात करें केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की, तो ये वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। और ध्यान देना है जब हम ये सॉल्व करते हैं, जैसे 1 अगर देखा जाए 4πε0 जो लिखी है के की वैल्यू, तो इसी को जब हम सॉल्व करते हैं 4 की जगह 4 पाई की जगह 3.14 रख के, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12, तो ये फाइनल वैल्यू हमको क्या मिलती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हम इस के वैल्यू को पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो देखेंगे हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻, Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, r²। तो देखिए हम इस फॉर्मूला का यूज करके आसानी से दो पॉइंट चार्जेज के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो होंगे उसके वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो कूलम्ब्स लॉ को याद रखना भी बिल्कुल मेरा आसान काम है, क्योंकि इस लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है या स्टेटमेंट है वो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या है, मिलता जुलता है। दोनों अगर देखा जाए तो एक दूसरे के सिमिलर है, क्योंकि वहां पे हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की केवल, और यहाँ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। वहां दो द्रव्यमान की बात होती है और यहाँ दो आवेश की बात हो रही है। हालांकि याद भी होगा आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, देख लिया जाएगा। देखिए तो जी रिप्लेस हो गया के से, कूलम्ब कांस्टेंट से, मास को डिनोट करते हैं हमसे, यहाँ चार्ज को डिनोट करते हैं किससे, क्यू से, इसलिए Q1 इंटू क्या गया, Q2 आ गया। तो अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को याद रखे हैं तो ये कूलम्ब्स लॉ का भी स्टेटमेंट जो है आप बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करके आसानी से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है।